पुनर्जन्म के बाद मैंने सबसे पहले जो काम किया वह था जानबूझकर अपनी सगी बहन से मिलना ताकि उसे पहली नजर में ही मुझसे प्यार हो जाए। अपने पिछले जीवन में जब अमीर परिवार के मेरे माता पिता ने मुझे ढूंढ लिया था, तब मेरी सगी बहन ने उस नकली बेटे की रक्षा करने के लिए मेरा विरोध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने यह अफवाह फैला दी थी कि मैं एक नाजायज संतान हूं, और यहां तक कि मुझे प्रताड़ित करने के लिए लोग भी भेजे थे। एक साथ जीवन बिताने के बाद मैं उसकी पसंद नापसंद को अच्छी तरह जान चुका था, इसलिए मैंने उसके आदर्श परफेक्ट प्रिंस जैसा दिखने का ढोंग किया ताकि वह खुद उस हताशा और दर्द का अनुभव कर सके जब उसका प्रेमी उसका भाई निकल आए। उसी समय लक्ष्य दिखाई दिया, लियू रुयान। मैं धीरे से उसके करीब पहुंचा और पूछा, नमस्ते, सबसे नजदीकी पुस्तकालय का रास्ता क्या है? लियू रुयान और उसकी सहेली मुड़ी और दंग रह गईं। उन्होंने अपने पीछे सफेद शर्ट में एक अकेले खड़े लड़के को देखा। लियू रोयान सुन्न रह गई। उस जबरदस्त दृश्य प्रभाव ने उसके दिल को इतनी जोर से धड़काया कि जब तक मैंने दोबारा रास्ता नहीं पूछा वह होश में नहीं आई। उसने अचानक प्रतिक्रिया दी और सहज रूप से हियाने स्ट्रीट की ओर इशारा किया। वहां से ठीक है, धन्यवाद। मैंने उसे एक विनम्र मुस्कान दी और जाने के लिए मुड़ गया। लियू रोयान तब तक मेरी पीठ को देखती रही जब तक मैं दूर नहीं चला गया। वह ऐसे होश में आई जैसे किसी सपने से जागी हो। उसके पास उसकी सहेलियों की आवाजें आईं। ये लड़का बहुत हैंडसम है। इतने सालों में पहली बार मैंने इतना आकर्षक लड़का देखा है। तो उपन्यासों में 17 से 18 साल के युवकों के असाधारण व्यक्तित्व की बात पूरी तरह निराधार नहीं है। हाँ, उसका अंदाज बहुत कातिल है। हर एक बारीकी उसकी पसंद से मेल खाती है। लियू रुयान ने अपनी मुट्ठी भींची, गहरी सांस ली और कहा, चलो हम भी जेन स्ट्रीट चलते हैं। जिससे आपको गहरी नफरत करनी चाहिए थी, उसी से पहली नजर में प्यार हो जाना कैसा महसूस होता है? यह सवाल पिछले जीवन की लियू रुयान से पूछा जाना चाहिए था। उसकी उस नजर को याद करके मैं जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। मैं ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि लियू रुयान की क्या प्रतिक्रिया होगी जब उसे पता चलेगा कि मैं उसका सगा भाई हूं। समय का हिसाब लगाया जाए तो लू परिवार इस समय मुझे वापस लाने की चर्चा कर रहा होगा। पिछले जीवन में मैंने लू परिवार में एक दत्तक पुत्र के रूप में प्रवेश किया था और बहुत बाद में मुझे अपनी असली पहचान का पता चला था। इस जीवन में उन्हें मुझे ले जाना उतना आसान नहीं होगा जितना उन्होंने उम्मीद की थी। अगली सुबह लियू परिवार मुझे खोजने आया, लेकिन वे लियू माता पिता नहीं थे, बल्कि परिवार का ड्राइवर और केयर टेकर थे। क्या आप मिस्टर लुइनन चैन हैं? लियूशु के चेहरे पर एक सलीके वाली मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे स्पष्ट रूप से देखा, उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। हालांकि वह जल्दी ही संभल गई। नमस्ते मिस्टर लुइनन, हम सेंजन रियल एस्टेट के मालिक लुएनो के कर्मचारी हैं। यह हमारा बिजनेस कार्ड है, आप इसे देख सकते हैं। लियूशु ने एक हाथ से कार्ड मेरी ओर बढ़ाया। मैंने उसे नहीं लिया। इसके बजाय मैंने अपने हाथ बांध लिए, दीवार से सटकर खड़ा हो गया और उसे गौर से देखा। तो फिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? खैर, नजरअंदाज किए जाने पर लियूशु का चेहरा तन गया। वह थोड़ी परेशान लग रही थी। क्या आप अपनी पहचान के बारे में कुछ जानते हैं? आपका क्या मतलब है? मैंने अपनी भौहें उठाईं। क्या आप कहना चाहती हैं कि आपका बॉस मेरा... नहीं। मेरी बात पूरी होने से पहले ही लियूशु ने माथा सिकोड़ते हुए बीच में ही टोक दिया। आपकी पहचान हमारे बॉस के सेवियर के रूप में है। हमारे बॉस का कहना है कि अब आपके पिता नहीं रहे। अब से हम औपचारिक रूप से गोद लेने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आज से आप लियू परिवार के बेटे होंगे। ड्राइवर ने भी हस्तक्षेप किया। आपको निश्चित रूप से पता होगा कि लियू परिवार जिनाई का सबसे अमीर परिवार है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप हमारे बॉस के बेटे बन जाते हैं तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ी छलांग लगेगी। दोनों के चेहरों पर श्रेष्ठता के भाव थे, जैसे कि मुझे कोई बहुत बड़ा लाभ मिल रहा हो। मैं हल्का सा हंसा। क्षमा करें, मेरा किसी को भी माता पिता के रूप में स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं है। क्या आपके पास कुछ और है? यदि नहीं तो कृपया मेरे नाश्ते के समय मुझे परेशान न करें। ठीक है, धन्यवाद। इतना कहकर मैं सीधा घर के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करने से पहले मैंने उनके अविश्वास से भरे चेहरे देखे। कुछ देर बाद बाहर से एक चिड़चिड़ी और अपमानित आवाज आई। मिस्टर लियू, अच्छी तरह सोच लीजिए। ये लियू परिवार है, सबसे अमीर। पहले आप हमारी पहचान की पुष्टि के लिए फोन कर सकते हैं। हम सच में लियू परिवार से हैं। क्या आप वास्तव में जानते हैं कि आप किसे ठुकरा रहे हैं? जब आप बड़े होंगे तो आपको निश्चित रूप से पछतावा होगा। जल्द ही लियूशु और ड्राइवर लियू परिवार के पास वापस लौट गए और मेरा रवैया लियू माता पिता को बताया। उसी समय लियू रुयान भी वहां मौजूद थी। यह सुनकर कि मैंने गोद लेने से इनकार कर दिया है, वह तिरस्कार के साथ मुस्कुराई। अगर वह वापस नहीं आना चाहता तो मत आने दो, कोई भी मामूली गुंडा। क्या उसे लगता है कि वह कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, मां लू ने उसे असंतोष के साथ देखा। रुयान, ऐसा मत कहो। तुम्हें पता है,
लियू रुयान बेसब्री से खड़ी हो गई। उसने पास रखी कार की चाबियां उठाईं। मुझे इतना सब बताने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूं। लियू रुयान लंबे कदम भरते हुए चली गई। मां लू ने आह भरी और पिता लियू की ओर देखा। हम क्या करें प्रिय? वह वापस नहीं आना चाहता। क्या यह इतना कठिन है? पिता लियू पैर पर पैर चढ़ाए अखबार पढ़ रहे थे और मामले को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे। वह वापस नहीं आना चाहता था। यह सिर्फ उसकी सावधानी है। उसे विश्वास नहीं है कि आसमान से उसके लिए कुछ गिरेगा। कुछ दिनों में मैं खुद जाऊंगा। मां लियू ने कहा। तो फिर तुम सही कह रहे हो। इसके अलावा हम कुछ लग्जरी चीजें साथ ले जाएंगे ताकि उसे पता चले कि वास्तव में अमीर होना क्या होता है। आखिर वह अपना ही बेटा है। हम उसे बाहर डूबने नहीं दे सकते, है ना? बस उम्मीद है कि वह संयम से काम ले, समझदार बने और विदेश में पढ़ाई छोड़कर यहां वापस आने के बाद अच्छा व्यवहार करे। मैं पढ़ने के लिए हियानसे स्ट्रीट की लाइब्रेरी गया। मैं अच्छी तरह जानता था कि लियू रोयान अपने बड़े भाई से कितनी नफरत करती है। आज ये सुनकर कि मैंने गोद लेने से इनकार कर दिया है, वह निश्चित रूप से गुस्से में होगी। और जब वह गुस्से में होती है तो उसे घर पर रहना पसंद नहीं होता। जब उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता तो वह साइबर कैफे जाती है और जब होता है तो वह उसे ढूंढने जाती है। उस दिन मैंने लियू रुयान की आंखों में साफ तौर पर अचंभा देखा था। इसलिए भले ही मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन उसकी पहली नजर के प्यार के रूप में अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वह आज भी अपनी किस्मत आजमाने हियानसे स्ट्रीट जरूर आएगी। मैं साइकोलॉजी की एक किताब हाथ में लिए बड़े चाव से पढ़ रहा था, जैसा कि मुझे उम्मीद थी। 1 घंटे बाद मुझे लियू रुयान की उत्साहित आवाज सुनाई दी। क्या तुम वही हो? मैं जानबूझकर खिड़की के पास बैठा था। आज मौसम अच्छा था और सुनहरी धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद चमक रहा हूं। अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाते ही मैंने कुछ ही दूरी पर लियू रुयान को देखा। उस पल वह बड़े कदमों से मेरी ओर बढ़ रही थी। उसकी उठी हुई बादामी आंखों में थोड़ा भ्रम था। जब लियू रुयान मेरे सामने रुकी और खुशी से मुझे देखा तो मैंने उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आप हैं। मुझे इस तरह देखते हुए जैसे मैंने उसे पहचाना ही नहीं। उसकी आंखों में निराशा की एक झलक कौंधी, लेकिन तुरंत ही उसने मुझे एक बड़ी मुस्कान दी। भाई, क्या तुम्हें याद नहीं है? उस दिन साइबर कैफे के प्रवेश द्वार पर तुमने मुझसे रास्ता पूछा था। आह, तो आप थीं। मैंने अचानक एहसास करते हुए कहा। मैंने लियू रुयान को विनम्रता से देखकर मुस्कुराया। बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन मैं पहली बार हियानसे स्ट्रीट आया था और मुझे नेविगेटर का ठीक से उपयोग करना नहीं आता था। मैं लगभग खो ही गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लियू रुयान ने बार बार अपना हाथ हिलाते हुए कहा। फिर मेरे सामने वाली खाली सीट की ओर इशारा किया। भाई, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? बिल्कुल। मैंने सिर हिलाया और पढ़ना जारी रखा। लियू रुयान बैठ गई और यह देखकर कि मैंने उससे बात करने की कोई इच्छा नहीं दिखाई, वह थोड़ी निराश हुई। लेकिन मेरे चेहरे को देखते ही उसका दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। उसी समय उसकी नजर को महसूस करते हुए मैंने अपना सिर थोड़ा उठाया। मेरी आंखों के थोड़े उठे हुए फीनिक्स आकार ने मुझे एक अनूठा अंदाज दिया था। मेरी नजर मिलते ही लियू रुयान चौंक गई। उसने जल्दी से बात बनाई। भाई, मैं देख रही हूं कि तुम मनोविज्ञान की किताब पढ़ रहे हो। क्या तुम मनोविज्ञान पढ़ते हो? नहीं, मैंने किताब रखते हुए जवाब दिया। यह सिर्फ एक शौक है। अच्छा, समझ गई। तो क्या तुम अभी भी छात्र हो? बिल्कुल। क्या तुम हाई स्कूल में हो या यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में, जाहिर है। आप कितनी बेकार बातें पूछ रही हैं। मेरी आंखों में थोड़ी अधीरता दिखाई दी। क्या आपको कुछ कहना है? मेरे व्यवहार में बदलाव देखकर लियू रोयान सहम गई और जल्दी से सफाई देने लगी। मैं तो बस पूछ रही थी, मेरा कोई और इरादा नहीं है। मैं बस तुम्हें थोड़ा और जानना चाहती हूं। ईमानदारी हमेशा एक अचूक हथियार होती है। लियू रोयान ने ईमानदार होने का फैसला किया। उसकी आड़ू जैसी आंखों ने मुझे सच्चाई से देखा। सच कहूं तो जब से मैंने तुम्हें उस दिन पहली बार देखा है, तुम मुझे पसंद आ गए हो। इन दिनों मैं रोज तुम्हें ढूंढने के लिए यहां आती हूं। क्या तुम मुझे तुम्हें पाने का एक मौका दे सकते हो? लियू रुयान के इस प्यार में डूबे रूप से धोखा मत खाइए। वास्तव में वो बहुत चंचल महिला है। वह अपने बॉयफ्रेंड बहुत जल्दी बदलती है। उसे ऐसे बॉयफ्रेंड पसंद नहीं है जो उसकी हर बात मानते हों। उसकी राय में एक पुरुष के अपने सिद्धांत और करिश्मा होना चाहिए, अन्यथा वह उबाऊ और बिना किसी चुनौती वाला होता है। इतने सालों तक उसका भाई रहने के बाद मैं उसे संभालना अच्छी तरह जानता हूं। मैंने शांति से लियू रोयान की बात सुनी और उसे विनम्रता से मुस्कुराकर देखा। आप मुझे जीतना चाहती हैं या नहीं, ये आपकी बात है। आप मुझसे मौके के बारे में क्यों पूछ रही हैं? क्या अगर मैं आपको मौका ना दूं तो आप मेरी नजरों से ओझल हो जाएंगी? अगर ऐसा है तो मैं आपको साफ जवाब दे सकता हूं।
नहीं। मेरा लहजा नरम था, लेकिन मेरी अभिव्यक्ति अत्यंत दृढ़ थी। हस्तक्षेप से थोड़ी झुंझलाहट दिखाते हुए मैंने किताब उठाई और खड़ा हो गया। क्या आपको कुछ और काम है? अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। लियो रोयान को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी अचानक अपनी राय बदल दूंगा। मुझे जाने के लिए खड़ा होते देख वह भी जल्दी से खड़ी हो गई और बोली, छोटे भाई, मेरा वह मतलब नहीं था। बस कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा पीछा करूं, मैं तो बस तुम्हें बताना चाहती थी ताकि मैं बहुत ज्यादा ढीठ ना लगूं। चाहे तुम सहमत हो या नहीं, मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। मैंने बस उसे बेरुखी से देखा। जैसी आपकी मर्जी। जाने से पहले मैंने पास की शेल्फ से एक किताब उठाई। ये देखकर लियू रुयान भी मेरे पीछे पीछे आई और मुझे दोपहर के भोजन पर आमंत्रित करना चाहा। मैंने मना कर दिया, लेकिन ठुकराए जाने के बाद भी लियू रुयान ने हार नहीं मानी और मेरा कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मांगा। उसकी जिद से परेशान होकर मैंने कहा, अगली बार अगर हम फिर मिले तो मैं तुम्हें अपना कॉन्टैक्ट दे दूंगा। इस बार लियू रोयान ने और जिद नहीं की। आज दोपहर मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। तुम क्या खाना पसंद करोगे? मैं उनसे सामग्री खरीदने के लिए कहूंगी। लेकिन मुझे परवाह नहीं है। आखिर जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कभी कद्र नहीं होती। और मैं चाहता हूं कि जिस दौरान लियू परिवार मुझे परेशान कर रहा है, उस समय मैं रुहान के दिल पर एक परफेक्ट छाप छोड़ दूं। अगले कुछ दिनों तक मैं स्कूल और अपने किराए के घर के बीच आता जाता रहा और लाइब्रेरी नहीं गया। और जब रविवार आया तो मेरे किराए के घर पर आखिरकार दूसरा मेहमान पहुंचा। वे लियू के माता पिता थे। पिछली बार जब मैंने लियू परिवार द्वारा भेजे गए व्यक्ति को ठुकरा दिया था, तब से पिता लियू मुझसे मिलने आने की योजना बना रहे थे। आज उनके पास समय था, इसलिए वे मां लियू के साथ आए। जहां तक लियू के माता पिता का सवाल है, वे स्वाभाविक रूप से नीचे इंतजार कर रहे थे। आप लोग कौन हैं? उस समय अभी सुबह ही थी। मैं दरवाजे के फ्रेम पर टिका हुआ था। न तो पिता लियू और न ही मां लियू ने उम्मीद की थी कि मैं इतना हैंडसम हूंगा। मुझे पहली बार देखकर वे दंग रह गए और उन्हें प्रतिक्रिया देने में काफी समय लगा। इतना सुंदर बेटा, उसे देखना ही आंखों के लिए सुकून है। और जब मैं लियू परिवार में वापस जाऊंगा तो मेरी शिक्षा या अनुभव चाहे जो भी हो, केवल यह चेहरा ही एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार है। नौजवान, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे पहचानते हो या नहीं। आने से पहले पिता लियू के मन में कुछ बेचैनी थी। आखिर इस बेटे के प्रति, जिसे उन्होंने कभी अपने पास नहीं पाला था, उनके मन में कोई लगाव नहीं था। अगर खून का रिश्ता ना होता तो वे आने की जहमत भी नहीं उठाते। लेकिन अब लग रहा है कि यह यात्रा मेरी कल्पना से कहीं अधिक मूल्यवान रही है। पिता लियू के चेहरे पर एक दयालु भाव था। मैंने जवाब दिया, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि अगर मैं आपको पहचान भी लूं तो भी आपसे पूछूंगा कि आप कौन हैं। मेरे इस रवैये ने पिता लियू को थोड़ा असहज कर दिया, लेकिन लियू परिवार को मिलने वाली ताकत के बारे में सोचकर उन्होंने उस बेचैनी को दबाने पर खुद को मजबूर किया। उन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि मैं गोद लिए जाने से इनकार कर दूंगा। आखिर वह जिनाई के सबसे अमीर आदमी है। एक नाबालिग युवक को अपने वश में करना उनके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए था। मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मैं लुएनो हूं, सेनगॉन ग्रुप का मालिक। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। पिता लियू ने एक दयालु मुस्कान के साथ मुझे कार्ड दिया। मैंने उसे नहीं लिया, बल्कि पूछा, तो फिर क्या आपको कोई काम है? मैंने उन्हें जरा भी शिष्टाचार नहीं दिखाया। मां लियू ने माथा सिकोड़ा। पिता लियू ने नाखुशी से कार्ड वापस ले लिया। बात ऐसी है, कुछ दिन पहले एक महिला और एक पुरुष तुमसे मिलने आए थे। उन्होंने तुम्हें स्थिति के बारे में बताया होगा, है ना? तुम्हारे पिता मेरे रक्षक थे। मरने से पहले उनकी एकमात्र इच्छा तुम्हें ढूंढना और तुम्हारी उचित भरपाई करना था। मैंने उन्हें बीच में ही रोक दिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका बेटा बनूं? पिता लियू ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन निश्चिंत रहो, मैं गोद लेने की औपचारिक प्रक्रिया का पालन करूंगा ताकि पूरे जिनई शहर को पता चले कि तुम मेरे बेटे लुएनो हो। यह कहते हुए पिता लियू ने मां की ओर देखा और मुझे एक स्नेही नजर से देखा। मुझे पता है कि तुमने बहुत छोटी उम्र में अपनी मां को खो दिया था और तुम 17 साल की उम्र तक अकेले पले बढ़े। बहुत सी मुश्किलें आईं, लेकिन अतीत में जो कुछ भी हुआ, अब से मैं तुम्हें और कष्ट नहीं होने दूंगा। मेरा लियू परिवार हालांकि बेहद अमीर नहीं है, लेकिन जिनई में उसका एक निश्चित रुतबा है और वह तुम्हें वह सब करने के लिए समर्थन दे सकता है जो तुम चाहते हो। अब से तुम मेरे सगे बेटे हो। पिता लियू भावुक होकर बोल रहे थे, लेकिन मुझ पर जरा भी असर नहीं हुआ। मैंने उन्हें बिना किसी भावना के देखा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, मेरा किसी को भी ऐसे ही माता पिता मानने का कोई विचार नहीं है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सब बोलने के बाद भी मैं उन्हें ठुकरा दूंगा। उनका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। तुम इसे ऐसे ही माता पिता मानना कैसे कह सकते हो? तुम्हारे पिता मेरे रक्षक थे। मैंने कहा, मेरे पिता आपके पिता के रक्षक थे।
मैं आपका रक्षक नहीं हूं। आपको इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि उन्होंने उन वर्षों में आपको अच्छा खाना पीना दिया। आपको उनके बेटे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं अभी काफी अच्छी तरह रह रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि इस माहौल में रहना अच्छा है? मेरे लिए मेरा खुश रहना ही काफी है। इस जीवन में मैं कभी भी दत्तक पुत्र के रूप में वापस नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि लियू परिवार व्यक्तिगत रूप से मेरी पहचान एक सगे बेटे के रूप में स्वीकार करे, और मैं धीरे धीरे लियू परिवार की सीमाओं को तोड़ दूंगा। अन्यथा बाहर रहकर भी मैं लियू परिवार को एक दिन भी चैन से नहीं रहने दूंगा। अगर मैं दत्तक पुत्र के रूप में वापस जाता हूं तो यह एक बंधन में बंधने जैसा है। फिर अगर वे मुझ पर कोई ठप्पा लगाना चाहें तो उनके लिए यह बहुत आसान होगा। हालांकि मैं उनसे डरता नहीं हूं, लेकिन मैं इतनी परेशानी भी नहीं चाहता। साथ ही सगे बेटे के रूप में वापस जाने से मुझे यह देखने का मौका मिलेगा कि लियू परिवार का वह नकली छोटा बेटा वास्तव में उतना ही मासूम है या नहीं। मैंने उन दोनों के गुस्से भरे चेहरों की ओर देखा। यार से क्या आपको कुछ और कहना है? अगर नहीं तो मुझे बाहर जाना है। मैंने दरवाजा बंद किया और जाने के लिए तैयार हो गया। लियू के माता पिता मेरे पीछे पीछे आए। लियू के पिता बात नहीं करना चाहते थे। मां लियू ने मुझे सलाह दी, नौजवान तुम बहुत छोटे हो और तुम्हें नहीं पता कि पैसा कितना महत्वपूर्ण है। मैंने कहा, मैं भविष्य में अपना खुद का कमा लूंगा। तुम कितना कमा पाओगे? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रही हूं, लेकिन लियू परिवार बिना किसी मेहनत के तुम्हें एक विला महल तोहफे में दे सकता है। अगर तुम खुद पर निर्भर रहोगे तो तुम विला कब खरीद पाओगे? और वे लिमिटेड एडिशन कारें और घड़ियां। अगर तुम हमारे बेटे बन जाते हो तो यह सब तुम्हारे पास होगा। अचानक मैं मुड़ा और मां लियू की ओर देखते हुए व्यंग्य से कहा, जब मेरे पिता आपके पति के रक्षक हैं और आपके पास उनका आभार व्यक्त करने का एकमात्र तरीका मुझे गोद लेना है। अगर मैं उनका बेटा नहीं बनता तो मुझे कुछ नहीं मिलता। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आप लोग न केवल मेरे पिता को इनाम देना चाहते हैं, बल्कि आप मुझे सुंदर देख रहे हैं और सोचते हैं कि मैं आपके लिए परिवार के लिए एक मोहरा बन सकता हूं। क्या शक्तिशाली परिवार मैरिजेस ऑफ कन्वीनियंस में शामिल नहीं होते? मैंने एक ठंडी मुस्कान दी। अगर मैं वास्तव में आपका दत्तक पुत्र होता तो आप मुझ पर जो भी पैसा निवेश करते, भविष्य में उसे कई गुना बढ़ाकर वसूलते। यहां तक कि अगर मैं आपके आदेशों को मानने के लिए तैयार नहीं होता तो शायद आप मुझ पर एहसान फरामोश होने का आरोप लगाते। आप लोग वास्तव में ढोंगी हैं। आप भलाई के बदले बुराई करने वाले काम करते हैं, लेकिन खुद पर कृतज्ञता का ठप्पा लगा लेते हैं, जिससे आपको पैसा, शोहरत और फायदे मिलते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, आप जिनाई के सबसे अमीर परिवार हैं। मुझे दोबारा मत ढूंढिएगा। आप जो भी कहें मैं स्वीकार नहीं करूंगा। उनके चेहरों पर अपराध बोध, आक्रोश और अविश्वास के भाव देखकर मैं हल्के कदमों से आगे बढ़ गया। उन दोनों बुजुर्गों को डांटने के बाद मुझे बहुत राहत महसूस हुई और मैं छोटी लियू रोयान को परेशान करने के लिए तैयार हो गया। पूरे परिवार का एक साथ होना जरूरी है, तभी यह पूर्ण होगा। 10 दिन बाद मैं आखिरकार हियानसे स्ट्रीट की लाइब्रेरी में वापस आया, लेकिन करीब पहुंचने से पहले ही मैंने लियू रोयान को लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार पर उकड़ू बैठे देखा। उसका चेहरा झुंझलाहट से भरा था। उसी समय लियू रोयान ने भी मुझे देखा और हमारी नजरें मिलीं। लियू रोयान की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत मेरी ओर दौड़ी। भाई, आखिरकार मैं तुम्हें फिर से देख पाई। इस बार तुम मुझे अपना कांटेक्ट दे सकते हो? मैंने बेरुखी से माथा सिकोड़ा। मुझे इस तरह देखकर लियू रोयान थोड़ी घबरा गई। तुमने पहले कहा था कि अगर हम फिर मिले तो। अमीर लोगों के शौक हमेशा एक जैसे होते हैं। मैंने उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी और व्यंग्य भरे लहजे में कहा, आप लोगों को वे नौजवान पसंद हैं जो मासूम हों और जिन्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सके, है ना? मेरे शब्दों ने स्पष्ट संकेत दिया कि मुझे कोई बात परेशान कर रही है। लियू रोयान गंभीर हो गई और मुझे जाने के लिए मुड़ते देख वह जल्दी से मेरे पीछे आई। भाई, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। माना, मैं स्वीकार करती हूं कि पहली नजर का प्यार अक्सर सिर्फ शारीरिक आकर्षण होता है, लेकिन मैंने कभी तुम्हें ठेस पहुंचाने या तुम्हें पसंद न आने वाले तरीकों से अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए मजबूर करने के बारे में नहीं सोचा। उसने अपने होंठ सिकोड़े। जबरदस्ती तोड़ा गया फल मीठा नहीं होता। मैं चाहती हूं कि मेरी भावनाएं सम्मान, समानता और आपसी प्रेम के माहौल में पनपें। लियो रोयान ने महसूस किया कि मैं थोड़ा नरम पड़ गया हूं और उसने राहत की सांस ली। वह और भी अधिक ईमानदार हो गई। भाई, पिछली बार जब तुमने कहा था कि अगर हम दोबारा मिले तो तुम मुझे अपना कांटेक्ट दोगे, तब से मैं रोज लाइब्रेरी में इस उम्मीद के साथ तुम्हारा इंतजार करने आती हूं कि हम फिर मिलेंगे और दोस्त बनेंगे। मैंने उसे ऐसी नजर से देखा जो सब कुछ बयां कर रही थी। लियू रोयान ने अस्थायी रूप से कहा,
मुझे यकीन है कि देर सवेर मैं तुम्हारा दिल जीत लूंगी और तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओगे। तुम्हें खुद पर भरोसा तो है ही। आखिर मैंने अपनी बेरुखी छोड़ ही दी। लियू रुयान ने अपनी पीठ सीधी की। बेशक, जब तुमने मुझे पहली बार देखा तो शायद तुम्हें लगा होगा कि मैं आकर्षक नहीं हूं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ समय बिताओगे तो तुम्हें एहसास होगा कि मैं कितनी दिलकश हूं। मैंने अपनी भौहें उठाकर उसकी ओर देखा। और तुम कहती हो कि तुम आकर्षक नहीं हो? असल में लियू रोयान बिल्कुल भी बदसूरत नहीं थी। उसने लियू परिवार के बेहतरीन जीन विरासत में पाए थे। वह लंबी और छरहरी थी। उसका चेहरा चमकता हुआ और युवा था। स्कूल में अनगिनत लड़के उसके पीछे पड़े रहते थे। इसके अलावा उसका परिवार अमीर भी था। उसे कैंपस की एक प्रमुख हस्ती माना जा सकता था। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद लियू रुयान और मेरे बीच की दूरी काफी कम हो गई। हमें कॉफी पीने के लिए एक कैफे मिला और लियू रुयान ने मुझसे पूछा कि पहले मेरा मूड क्यों खराब था। मैंने जवाब देने से पहले एक पल का मौन रखा और आज जो हुआ उसे बताने के बारे में सोचा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आज एक जोड़ा मुझसे मिलने आया था। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता ने उन पर कोई एहसान किया था और वे मुझे गोद लेना चाहते थे। लियू रुयान के चेहरे पर पूरी तरह अविश्वास के भाव आ गए। भाई, तुम्हारी शक्ल से तो लगता है कि तुम लगभग मेजर होने वाले हो, है ना? वे अब आकर कह रहे हैं कि वे तुम्हें गोद लेना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? मैंने उसे देखा और शांति से जवाब दिया। उनका परिवार बहुत अमीर है। वे कहते हैं कि अगर मैं उनका बेटा बनना स्वीकार कर लूं तो मैं कई सालों की मेहनत से बच सकता हूं। तो क्या हुआ? सिर्फ इसलिए कि वे अमीर हैं, क्या वे खुद को दूसरों से ऊपर समझते हैं? लियो रुयान व्यंग्य से हंसी, लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसका चेहरा तन गया। भाई, हाँ, मैं समझ गई कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने सिर हिलाया। मैं अनाथ हूं। मैं अपने पिता को कभी नहीं मिला। मेरी मां तब चली गई थी जब मैं 7 साल का था। मैंने ये बात बेरुखी से कही। मेरा चेहरा शांत और बेफिक्र था, लेकिन यही अंदाज और भी दिल को छू लेने वाला था। लियू रुयान को मुझ पर तरस आया। तो फिर ये साल तुम्हारे लिए बहुत कठिन रहे होंगे, है ना? नहीं, मैं अकेला रहने का आदी हो चुका हूं। इसीलिए जब वे अचानक ऐसी बातें कहने आए तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। अभी कुछ देर पहले मैंने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। मुझे माफ करना। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वे ही गलत हैं। लियू रुयान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस अमीर जोड़े की मैं बात कर रहा था वे उसके अपने माता पिता थे। मैं वही बड़ा भाई था जो उसके लिए बेकार, बदसूरत, गंवार और घृणास्पद था। लियू रोयान समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। आखिर अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार उसके पास मुझे कुछ भी वादा करने का कोई आधार नहीं था। काफी सोच विचार के बाद लियू रुयान ने गहरी सांस ली। भाई, तुम्हें अभी आर्थिक तंगी है। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उस अमीर जोड़े को खुद को गोद लेने मत देना। तुम्हें नहीं पता, कुछ अमीर लोग बेरहम और बुरे दिल के होते हैं। वे जो कुछ भी करते हैं उसमें उनका अपना फायदा होता है। तुम इतने हैंडसम हो, अगर तुम उनके बेटे बन गए तो क्या तुम उनके रहमो करम पर नहीं हो जाओगे? मुझे पता है, और अभी मैं बहुत अच्छे से रह रहा हूं। मेरे पास पैसों की भी कमी नहीं है। लियू रुयान के चेहरे पर चिंता देखकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मैंने उन्हें दृढ़ता से ठुकरा दिया है। वे जो भी कहें, मैं खुद को गोद नहीं लेने दूंगा। लियू रुयान को राहत मिली, लेकिन उसके माथे पर अभी भी शिकन थी। भाई, उन जैसे लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। मुझे बताओ कि वे किस परिवार से हैं। मेरा परिवार बहुत अमीर तो नहीं है, लेकिन जिनई शहर में उसका कुछ प्रभाव है। मैं उनसे बात कर सकती हूं और फिर वे तुम्हें दोबारा परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ज्यादा जरूरत नहीं है, उन्हें बस बेवकूफ जोकर समझो। मैंने अपना सिर हिलाया। तुमसे बात करना बहुत दिलचस्प है। इसने मेरी बोरियत काफी कम कर दी है। ये कहते हुए मैंने अपना मोबाइल निकाला और आखिरकार लियू रोयान को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जोड़ लिया। किसी की मूनलाइट बनने के लिए बहुत जटिलता की आवश्यकता नहीं होती। एक सुंदर चेहरा ही काफी है। बेशक, अगर आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपकी परवाह करे और गहराई से प्यार करे, तो इसके लिए बेरुखी और ठुकराने की रणनीति की भी जरूरत होती है। जब आवश्यक हो तो सामने वाले को अपनी खूबियों का पता चलने दें, लेकिन हमेशा रहस्य बनाए रखें। उदाहरण के लिए, मैंने लियू रुयान के साथ कॉफी पीते समय अनजाने में यह बात छोड़ दी कि 15 साल की उम्र में मुझे सीधे किंग बे यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल गया था। कुछ देर बातचीत करने के बाद मैंने जाने की अनुमति मांगी। तुम कहां जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ देती हूं। तुम्हारा नाम कितना प्यारा है। मैं मुंह परिवार का सबसे बड़ा उपकारी बन गया था और इस तरह मुझे गोल्डन मून ज्वेलरी का 50% हिस्सा मिल गया था। तब से हर साल मैं मियान शहर जाता था और कुछ अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थर वापस लाता था, जिन्हें मैं गोल्डन मून ज्वेलरी को बेच देता था।
उन पत्थरों की बदौलत वह कंपनी फल फूली और जिनई शहर की ज्वेलरी क्षेत्र की निर्विवाद नेता बन गई। इसीलिए पूरा मुंह परिवार मेरा बहुत आभारी था और मुझसे कहता था कि अगर मुझे कोई समस्या हो तो मैं उनके पास आऊं। हालांकि मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। मेरी राय में मानवीय हृदय को समझना असंभव है। इसीलिए भले ही मैंने कई निवेश किए हैं, मैंने कभी किसी को लियू परिवार के साथ अपनी रंजिश के बारे में नहीं बताया, न ही उन पर हमला करने का कोई इशारा दिया। मैं एक साधारण लड़के की तरह हूं, गंभीरता से पढ़ना, खुशी खुशी दोस्त बनाना, और मैं जितना ऐसा होता हूं उतना ही रहस्यमयी मैं उन लोगों की आंखों में दिखता हूं जिनकी मैं मदद करता हूं। भाई मो मेरा पहला दोस्त था। वह मुझसे 4 साल बड़ा है और यूनिवर्सिटी से स्नातक होने के बाद वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए जिनई शहर वापस आ गया, जो कि इंटीरियर डेकोरेशन का काम था। इसलिए मैंने भाई मो को अपने नए घर को देखने और उसे सुंदर बनाने के लिए फोन किया। हद है, हमारे छोटे चेन ने आखिरकार हमें याद किया। भाई मो ने मजाक किया, लेकिन वह हमेशा मुझे प्राथमिकता देता है। उसकी ऑफिस बिल्डिंग हियानसे स्ट्रीट से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए जवाब मिलने के तुरंत बाद भाई मो वहां पहुंच गया। भाई मऊ का स्वभाव बहुत खुला है और वह लोगों के साथ सीधा व्यवहार करता है। यही बात मुझे उसकी पसंद है। तुम्हें अचानक घर खरीदने का विचार कैसे आया? भाई मऊ ने मजाक किया, लेकिन उसे चिंता भी थी। क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है? बस खरीदना चाहता था। तुम आजकल क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारे माता पिता से सुना है कि तुम एक लड़की को पसंद कर रहे हो। क्या तुम्हारा दिल जाग गया है? भाई मऊ तुरंत शर्म से लाल हो गया। वे सब कुछ क्यों बता देते हैं? असल में ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक महिला मुझे पसंद है। अगर पसंद है तो उसके पीछे जाओ। भले ही काम न बने, कोई बात नहीं। युवाओं को हमेशा कोशिश करनी चाहिए। करियर में भी ऐसा ही है और प्यार में भी। जो तुम्हें प्रभावित कर सके वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। भाई मऊ ने गर्व से अपनी भौहें उठाईं। रुको, जब मैं उसे जीत लूंगा तो उसे तुमसे मिलवाने जरूर लाऊंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। मुझसे अलग होने के बाद लियो रोयान गाड़ी चलाकर लियो परिवार के घर वापस गई, लेकिन उसने तुरंत महसूस किया कि लिविंग रूम का माहौल थोड़ा अजीब था। पिता लियो ने कभी नहीं सोचा था कि खुद सामने आने के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जाते समय उस लड़के ने उन्हें उंगली दिखाकर उनका अपमान भी किया। पिता लियो यह कैसे सहन कर सकते थे? वह लंबे समय से एक विशेषाधिकार प्राप्त और अहंकारी जीवन के आदी थे। पूरे रास्ते उनका माथा ठनका रहा। घर पहुंचते ही वह खुद पर काबू नहीं रख सके और एक लात मारकर लिविंग रूम के कोने में रखे फूलदान को तोड़ दिया। फिर उन्होंने गुस्से में मां लियू की ओर देखा। तुम आज मेरे साथ क्यों गई थीं? क्या तुम वहां लकड़ी के टुकड़े की तरह खड़ी रहने गई थीं? बिना एक शब्द कहे, मैं एक कंपनी का प्रेसिडेंट हूं और एक छोकरा मुझे उंगली दिखाकर मेरा अपमान करता है। क्या तुम्हें यह मजाक लग रहा है? यह सुनकर मां लियू की आंखें भर आईं। मुझे मजाक कैसे लग सकता है? जाने से पहले वह अभी भी सोच रही थी कि आखिर वह उनका अपना सगा बेटा है। चाहे वह कैसा भी हो या कितना भी बुरा हो, जब तक वह सही व्यवहार करेगा वे उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना बदतमीज होऊंगा। ऐसे बेटे का क्या फायदा? शुक्र है कि उस समय उन्होंने एक कहानी गढ़ी थी और उसे यह नहीं बताया था कि मैं ही ल्यू परिवार का यंग मास्टर हूं, वरना ल्यू परिवार में कभी शांति नहीं होती। मुझे क्या पता था कि वह ऐसा होगा? जाहिर है, वह बाहर पला बड़ा है, उसे अदब का जरा भी अंदाजा नहीं है। पिता लियू की गुस्सैल नजरें देखकर मां लियू के मन में मेरे लिए जो भी थोड़ा बहुत प्यार था वह खत्म हो गया। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। अगर वह गोद नहीं लेना चाहता तो मत लेने दो। किसी के भले की सोचना और बदले में बुराई मिलना, ऐसे बेकार प्रयासों का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा ऐसे स्वभाव के साथ अगर वह सच में लियू परिवार में आता है तो भगवान न करे मुझे द्वारा ही पड़ जाए। उसे अपनी बर्बादी में डूबे रहने दो, मुझे परवाह नहीं है। अगर वह बहुत बुरी स्थिति में रहने लगा तो हम उसे कुछ पैसे दे देंगे और बस। इस जीवन के ममता के बंधन को चुकाने के लिए इतना काफी होगा। अब से हमारा इकलौता बेटा टियानी ही होगा। मां लियू अब मेरे बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती थी। पिता लियू भी अब ध्यान नहीं देना चाहते थे, लेकिन यह सोचकर कि मैं उन्हें बड़ा फायदा दिला सकता हूं, उन्हें ईर्ष्या और असंतोष महसूस हो रहा था। हालांकि लियू परिवार जिनाई का सबसे अमीर परिवार था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी गिनती ऊंचे समाज में नहीं होती थी। महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ने का यह सबसे तेज तरीका था। यह सोचकर पिता लियू ने मां लियू पर निशाना साधना जारी रखा। तुम कहती हो कि यह आसान है, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर बाद में दूसरों को उसकी पहचान के बारे में पता चला तो समाज लियू परिवार पर हमला करेगा। अगर यह बात बाहर निकली तो हमारी नाक कट जाएगी। अगर उसे तमीज नहीं है तो उसे वापस लाओ और तमीज सिखाओ। अगर वह नहीं समझता
तो उसे समझने के लिए मजबूर करो। तुम्हें द्वारा पड़ने का डर है, तो बाहर के लोगों की उंगलियों का डर मत रखो। नौकर अब सुनने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। पिता ने उसे गोद लेने का विचार छोड़ दिया था। महिलाएं ऐसी ही होती हैं, लंबे बाल और छोटी सोच। उन्हें सिर्फ वही दिखता है जो सामने है। वे यह नहीं देख पाती कि इसे वापस लाना ही होगा। पिता लियू की बातें बहुत तर्कसंगत लग रही थीं, लेकिन माँ लियू मुझसे मिलने के बाद दिल से नहीं चाहती थी कि मैं वापस आऊं। वह उदासी में सोफे पर बैठ गई। उसका दिल गुस्से और कड़वाहट से भरा था, लेकिन वह खुद भी तो गोद नहीं लेना चाहता। हम उसे उसकी असली पहचान नहीं बता सकते, है ना? अगर वह सगे बेटे के रूप में घर वापस आया, तो तियान यी का क्या होगा? भले ही त्यान यी का हमारे साथ खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वह इतना समझदार और इतना अच्छा है कि अगर उसे अपनी पहचान का पता चला, तो वह इसे स्वीकार नहीं कर पाएगा। क्या ज्यादा जरूरी है, लियू त्यान या लियू परिवार? पिता लियू अब माँ लियू से और बात नहीं करना चाहते थे। और तो और, जब मैंने कहा कि मैं उसे सच बताने वाला हूं, जब लोग मुसीबत में नहीं होते, तो वे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पिता लियू की आंखों में क्रूरता की एक चमक कौंधी। तुम इसमें मत पड़ो, मैं उसे वापस लाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा।